हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पॉलिटी की क्लास में स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। यूपीएसआई की क्लास में आज हम लोग 5th एपिसोड की तरफ या 6th एपिसोड है हमारा आज का, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अभी हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और महान्यायवादी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक एक फ्रेंड्स है, जहाँ से एग्जाम में 1-2 प्रश्न हमारे बनते हैं, 2-3 प्रश्न ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा आज हम लोग महान्यायवादी को समझते हैं कि महान्यायवादी क्या होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये किसको त्यागपत्र देता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, वेतन इसे किस प्रकार से दिया जाता है, और यह अपने कार्यों के अलावा क्या ऐसी और एक विशिष्ट बात है जो पूरे संसद के सदस्यों में या पूरे संविधान में किसी ऐसे व्यक्ति को ये शक्ति नहीं प्रदान की गई है। तो आइए सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके पॉलिटी में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक तौर पे कि महान्यायवादी पद का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 76। जिस तरह फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहीं से बनता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। क्या पूछा था फ्रेंड्स, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। लेकिन अब आपको इस बात की उत्सुकता हो रही होगी कि सर इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, किसके इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, इनका वेतन निश्चित है या नहीं, इनके वेतन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है या नहीं। तो आइए इन सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि महान्यायवादी पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम फोकस करें। प्रश्न हमारे बनते हैं योग्यता को लेकर के, योग्यता, नियुक्ति, वेतन, कार्यकाल, इन 4 जगह से प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं 4 पोर्शन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले ये प्रश्न बनता है हमारा, तो महान्यायवादी की नियुक्ति फ्रेंड्स कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब सवाल उठता है कि जिस भी व्यक्ति को चाहे राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता से तात्पर्य क्या हुआ, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्षों तक वहाँ पर किसी भी उच्च न्यायालय में क्या किया हो, वह वकालत किया हो, ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्य माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो डायरेक्टली जब क्वेश्चन पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको यही आंसर लगाना होता है योग्यता में, ऐसा व्यक्ति जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आपने ये जाना कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनकी योग्यता क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बनने की योग्यता रखता हो, वैसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करता है। अब सवाल एक बहुत बढ़िया यहाँ से बनता है कि हमारे महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अपना पद धारण करता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आए कि राष्ट्रपति महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है, तो महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अमूमन 5 साल तक अपने पद पर रहता है,
लेकिन इसका निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपको आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन में रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। सवाल उठता सर, ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। और मैंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में एक बात आपसे बताई थी कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वास्तविक रूप से वह मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं, क्योंकि प्रायः हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता तो वो है क्या अपनी विवेक से। तो ध्यान रखिएगा, ये व्यवहारिक रूप से हम लोग कहते हैं कि नियुक्ति ये करता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहार में क्या है, वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा पर कि वह कब तक अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति जब चाहे तो उसे क्या कर सकता है, उसके पद से उसको सेवानिवृत्त कर सकता है, उसे हटा सकता है। लेकिन वास्तव में हटाने का भी कार्य जब राष्ट्रपति करता है तो वह मंत्रिपरिषद की मंशा होती है, न कि राष्ट्रपति की मंशा होती है। लेकिन करता कौन है, राष्ट्रपति। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। एक प्रश्न हमारे वेतन को लेकर बनता है। हमारे संविधान में महान्यायवादी के वेतन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वेतन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है महान्यायवादी के पद के लिए, बल्कि यह कहा गया है कि हमारे महान्यायवादी को कितना वेतन नहीं मिलेगा, एक निश्चित पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसे, कि महान्यायवादी को एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, न कि वेतन। पारिश्रमिक का मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ कि मेहनताना के तौर पर, कि जो उसका कार्य होगा उचित लगेगा उतना दे दिया जाएगा। सवाल उठता है इसका निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी, प्रधानमंत्री करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति करेगा? तो राष्ट्रपति इसका निर्धारण करता है कि महान्यायवादी को कितना वेतन दिया जाएगा। और हमारे संविधान में महान्यायवादी के पद के लिए वेतन का प्रावधान या वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ये कहा गया है कि महान्यायवादी को एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो कि किसके द्वारा तय किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के वेतन के बराबर दिया जाता है, जो कि 2.5 लाख वर्तमान में है। एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, वर्तमान में इन्हें 2.5 लाख दिया जाता है। और ये तय कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि महान्यायवादी पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में, इनकी योग्यता मतलब यह हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और इनका वेतन क्या है, तो वेतन में कहा गया कि उन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, एक रिटेनर के रूप में दिया जाएगा, लेकिन उनको कोई निश्चित वेतन नहीं कहा गया है। इसलिए इनका वेतन जो तय किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये वेतन होता है फ्रेंड्स 2.5 लाख। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। तो ऐसा क्या कार्य करता है कि भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत का प्रथम विधि अधिकारी क्यों कहा जाता है? इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें प्रथम विधि अधिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कार्य ही इस प्रकार से हैं। जरा देखते हैं इनके कार्य क्या है। इनका कार्य यह है फ्रेंड्स कि भारत सरकार का पक्ष भारत के विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत करना। जैसे आप देखते हैं, थोड़ा व्यवहार में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स, कोई वैकेंसी आई या पुलिस में कोई वैकेंसी आई, उसी मामले को लेकर कोई मतभेद हो गया, बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर कर दी। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो जो सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है, तो सरकार के लिए तरफ से क्या राष्ट्रपति वहां अपना बात को रखने के लिए आएंगे या प्रधानमंत्री? तो सरकार की ओर से जो पक्ष रखने का काम करेगा वही होता है महान्यायवादी। और इसका मुख्य कार्य है कि भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में उसका पक्ष रखना और भारत सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा किए गए अन्य कार्यों को भी उसे करना होता है, जो दायित्व उसे दिए जाएं। अब सवाल उठता है कि सर, इतना बड़ा प्रथम विधि अधिकारी, इनका कोई एक निश्चित वेतन भी नहीं है, एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है और वह पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है।
लेकिन प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा के बराबर उसको वेतन मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की बनने की योग्यता रखता हो। तो ऐसा योग्य व्यक्ति अगर है तो उसको कम से कम उतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए जितना कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। वो अलग बात है, वो व्यवहार में ऐसा किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको इतने कम वेतन में और पूरे भारत सरकार का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखना है, तो ये शक्ति जो इनको दी गई है, तो इसके लिए कुछ और भी छूट है कि नहीं? तो हमारे संविधान में महान्यायवादी को ये छूट दी गई है कि वह चाहे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष रखता है और साथ ही साथ कोई भी संवैधानिक सलाह होती है वो भी वह भारत सरकार को देने का प्रयास करता है किसी भी केस में। और उसके साथ उसको इस बात की छूट दी गई है, किस बात की? वह कहीं भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। क्या कर सकता है फ्रेंड? वह कहीं भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन इस प्रैक्टिस में एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस करते समय कभी भी भारत सरकार के खिलाफ वह किसी केस में नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो भारत सरकार के सारे लूफों को भी समझ रहे हैं, उनकी तरफ से सारी खामियों को, उनके सारे तथ्यों को जान रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ ये छूट दी गई है कि वह प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी जगह, किसी भी अदालत में खड़ा नहीं हो सकता है, और न ही किसी भी अदालत में, किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति को या किसी भी जगह, किसी निकाय या संस्थान को कोई सलाह दे सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि सर भारत सरकार के खिलाफ नहीं, अगर मान लीजिए यूपी बनाम एमपी का कोई मामला हो जाता है, एमपी को लगा कि उस समय वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी बहुत अच्छी बहस है, बहुत अच्छी वकालत करते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, तो हम अपना वकील किसे रखेंगे? अपनी बात को पक्ष रखने के लिए हम महान्यायवादी साहब को बुलाएंगे। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की तरफ कौन खड़ा हो गया? महान्यायवादी। अब आपका सवाल होना चाहिए, क्या राज्य सरकार के खिलाफ महान्यायवादी खड़ा हो सकता है, बहस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब? तब जब आपका बहस दो राज्यों के मध्य होगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी राज्य की बहस भारत सरकार के खिलाफ होगा तो भारत सरकार के विरुद्ध किसी राज्य की तरफ से पैरवी नहीं कर सकते, किसी राज्य की तरफ से बहस नहीं कर सकते। तो इसके कार्य और शक्ति एकदम क्लियर हो गए फ्रेंड्स। इसका कार्य क्या होता है कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना और भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को करना, और साथ ही साथ वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के समय उसे ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार के खिलाफ वह किसी भी अदालत में खड़ा नहीं हो सकता है, किसी राज्य के खिलाफ वह मुकदमा लड़ सकता है, पैरवी कर सकता है, बहस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मामला स्टेट वर्सेस स्टेट है तो किसी भी स्टेट की तरफ से खड़ा हो सकता है, लेकिन स्टेट वर्सेस अगर सेंटर है, संघ राज्य वर्सेस केंद्र है, तो वह किसी भी राज्य के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वह सरकार के खिलाफ हो गया। और ये पहले ही बता दिया गया है कि भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में भारत का महान्यायवादी खड़ा नहीं हो सकता। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स। उसी के आगे एक सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, इसे छोड़े बगैर आपका महान्यायवादी कंप्लीट हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, या तो स्टार्टिंग पॉइंट से बनेंगे या तो प्रश्न यहां से बनेगा। क्या ये फ्रेंड्स, हमारा जो भारत का महान्यायवादी होता है, न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी वह दोनों सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, वहां बैठ सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, केवल उसे दोनों सदनों में जाने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, बहस करने का अधिकार नहीं, बल्कि संसदीय समितियों का सदस्य बनने का भी अधिकार है। जो भी संसदीय समितियां हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो बहुत सारी समितियां हैं, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा जितनी भी संसदीय समितियां हैं। तो संसदीय समितियां जो है उसका सदस्य भी बनाया जा सकता है महान्यायवादी को। तो आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन दोनों सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए भारत का महान्यायवादी। कभी ऐसा प्रश्न आएगा, वह निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है जो दोनों सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत मतलब वोट नहीं देगा, वो केवल सदन की कार्यवाहियों में भाग लेगा,
बोल सकता है, लेकिन वहाँ उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और जब प्रश्न ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दोनों सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत का महान्यायवादी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखिए, महान्यायवादी से क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं इससे इतर और इससे बाहर कहीं पूछे ही नहीं गए। हम आपके सामने जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यही मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार 5 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं और महान्यायवादी के सारे क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में। आप खुद देखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी के क्वेश्चन जब आपके सामने लेकर आएंगे तो एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, चाहे वनडे एग्जामिनेशन के लेकर यूपीएससी तक क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। क्या ध्यान रखना है कि महान्यायवादी पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसकी योग्यता क्या होती है? एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। उसे कितना वेतन दिया जाता है? तो महान्यायवादी के कोई निश्चित वेतन का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है और वह किसके द्वारा तय किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। और यह अपना कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने बताया इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तो महान्यायवादी को हटा सकता है। और महान्यायवादी होता क्या है? महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। यह भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है तथा भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है तथा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए या सौंपे गए अन्य कार्यों की भी करने की जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी को इस बात की छूट भी दी गई है कि वह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान और भारत सरकार के खिलाफ न तो किसी व्यक्ति को सलाह दे सकता है, न तो उसके खिलाफ कोई भी केस लड़ सकता है। लेकिन दो राज्यों के बीच कोई मामले हों तो उसमें वह केस लड़ सकता है। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान रखनी है, यदि भारत सरकार का मामला किसी अन्य राज्य सरकार से है तो भारत सरकार के खिलाफ राज्य की तरफ से भी नहीं खड़ा हो सकता है। और जो सबसे विशिष्ट बात है, जो उसे सबसे अलग बनाती है, वह बात क्या है फ्रेंड्स? यही है कि वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न होते भी सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसे मत देने का अधिकार नहीं हो सकता। यही हमारा है फ्रेंड्स, हमारे भारत का महान्यायवादी, जिसे हमारे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ताकि इसी तरीके से आगे क्लास आपकी चलती रहे और यूपीएससी की क्लास में जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिए। पूरी पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरी। अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 14 या 15 आपके ही होंगे, लेकिन बस जितना मैं साथ पढ़ाऊँ उसका रिविजन करते रहिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उन क्वेश्चन को करते रहिए और एग्जाम में जाके बैठिए। यहाँ से लेकर आपको पीसीएस तक एग्जामों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।